नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा हिंदी का एक सेशन आता है और वो बहुत प्यारा सेशन होता है जिसमें हम संपूर्ण हिंदी का आपको रिवीजन करा रहे हैं। जो सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट BPO और जितने भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करने के साथ साथ हम आपके सामने इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है प्यारे बच्चों, वो जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। यानी कि इससे पहले जो है हम आपको कितने 17 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। कितने करा चुके हैं? 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। और संपूर्ण हिंदी का ये आपका सिलेबस है, संपूर्ण हिंदी का है आप। ठीक है भाई, अब देखना है आपको कि क्या रोज़ ये डेली जो आपको मिलता है कितने बजे मिलता है? 2 बजे मिलता है। चलिए टाइम को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है? मध्य भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा होगी में शामिल नहीं है। तो जैसा आपको पता है कि 3 प्रकार की आर्य भाषा होती हैं। कैसी होती हैं? 3 प्रकार की आर्य भाषा परिवार होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका प्राचीन, एक तो होता है प्राचीन, एक होता है मध्यकालीन और एक होता है आधुनिक। ठीक है भैया, तो ये होते हैं 3। अब इसमें जो होती है वो क्या आती है? आपकी वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत आती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, अवहट्ट आती है। ठीक है भैया, अवहट्ट आती है। यहाँ पर हिंदी या हिंदोत्तर काल आता है, हिंदोत्तर काल, जिसमें भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग सब आते हैं। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिकालिक हिंदी। तो क्वेश्चन पूछा है कि आर्य भाषा में कौन सी मध्यकालीन नहीं है? तो पाली होती है, प्राकृत होती है, अभ्रत, वैदिक नहीं होती है। तो वैदिक क्या होती है? ये होती है प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा। क्या होती है? भारतीय आर्य भाषा। ठीक है भैया, ये होती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्लियर? इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये है आपका, देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है अपभ्रंश के कुल कितने भेद होते हैं? तो अपभ्रंश के बच्चा भेद कितने होते हैं? 4, 5, 6, 3। तो इसमें आपका हो जाएगा 6 ऑप्शन। एक तो हो जाता है आपका सोरसैनी, एक होता है अर्धमागधी, एक होता है मागधी, एक होता है खस, एक होता है ब्राह्मण और एक होता है महाराष्ट्री। तो इसमें तो हो जाएगी मराठी। क्या हो जाएगी? मराठी। ब्राह्मण जो होती है, तो ब्राह्मण मोस्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ब्राह्मण के लिए। तो इसमें जो होता है वो होता है सिंधी पंजाबी, समझ गए? सिंधी पंजाबी ये होती है आपकी, कौन सी होती है? सिंधी और पंजाबी। खस में जो होता है वो पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, ये होती है। मागधी में जो होती है ये मोस्ट है, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये होता है। मागधी में पूर्वी हिंदी आती है। क्या आता है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, सोरसैनी जो होती है वो क्या होती है? पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी आती है, राजस्थानी, गुजराती आती है। ठीक है भैया, ये चीज़ें होती हैं आपकी अपभ्रंश में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है ये नोट कर लेनी चाहिए 6 के 6 अगर आप चाहो तो। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छा है, आपने कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्यारा क्वेश्चन है, वो हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन क्या है समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में 4, 5, 6। ये वाला क्वेश्चन जो है
आपका वीडियो परीक्षा 2023 में 27 जून 2023 को फर्स्ट मीटिंग में आया था। किस में आया था? फर्स्ट मीटिंग में। तो किस में आया था? फर्स्ट मीटिंग में आया था पेपर में। तो कितने भेद होते हैं इसके? कितने होते हैं? 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी भाषाएं होती हैं? 5। तो एक तो होती है आपकी पश्चिमी हिंदी आती है। दूसरी जो होती है वो आपकी होती है पूर्वी हिंदी। कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी। तीसरी जो होती है बेटा वो कौन सी होती है? बिहारी। तीसरी जो होती है वो होती है बिहारी। ठीक है। चौथी जो होती है वो होती है राजस्थानी। फिर एक होती है आपकी पहाड़ी। ठीक है। पहाड़ी में गढ़वाली कुमाऊनी आ जाएंगी। राजस्थान में मारवाड़ी। ठीक है। मेवाती मालवी। ठीक है। जयपुरी आ जाएगी। बिहारी में आपकी तुम्हें पता ही है मैथिली बोलियाँ आ जाएंगी। मैथिली। ठीक है। मगही भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में जो आ जाएंगे क्या आ जाएगी? अवधी। पूर्वी हिंदी में क्या आ जाएगी? अवधी। ठीक है। बघेली। ठीक है। छत्तीसगढ़ी ये आ जाएगी। पश्चिमी हिंदी में जो आ जाएगी खड़ी बोली आ जाएगी। हरियाणवी आ जाएगी। ठीक है। ब्रजभाषा आ जाएगी और आपकी कन्नौजी आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि कुल हिंदी में कितनी होती हैं? 5 तो उपभाषाएं होती हैं और 18 होती हैं बोलियाँ। क्या होती हैं? 18 होती हैं बोलियाँ। इन बातों को याद करके चलो। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका कोंकणी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 22 भाषाओं में जोड़ी गई? तो देखिए आपका ऑप्शन है 14, 21, 71, 52। तो देखिए 14 की तो हम बात नहीं करते। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान 1967 में हुआ था। और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें सिंधी जोड़ी गई थी। तो ये तो है नहीं। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था 1992 को। इसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये जोड़ी गई थी। तो आपका आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया? आपका 71वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन हो गया। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। और इसमें बोडो डोगरी मैथिली और संथाली ये जोड़ी गई थी। ठीक है भैया। इससे पहले 14 भाषाएं थी हमारी, 15 ये हो गई थी, 3 ये होकर 18 तक ये हो गई थी, 4 से 22 ही हो गई थी। ठीक है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। और अगर आप इतनी चीज़ें आपको याद हैं तो आपका जो है ना हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी हिंदी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर आपको जो है ना बार बार परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि बार बार पढ़िए, ये करिए, वो करिए। एक बार अच्छे से हिंदी पढ़ लीजिए और फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित? 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? इसको कराएंगे मॉरिशस भोपाल फिजी पटना। ये बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है भैया। ये आपको तो करना ही है। ये समझ गए नहीं? ये आपको करना है क्योंकि फिर बाद में जो है गड़बड़ हो जाएगी वरना तो। ठीक है भैया, ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको बात करता हूँ, इससे आगे बात करता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समझिए। मैं बात करता हूँ इसमें मॉरिशस की बात करेंगे। ठीक है। और भोपाल की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस में तो हुआ था 11वां। भोपाल में जो हुआ था 10वां। फिजी में हुआ था 12वां। तो अब 13वां कहाँ पर प्रस्तावित है? 13वां कहाँ पर प्रस्तावित है बेटा? वो पटना में है। ठीक है। अगर मैं नोवे की बात करूँ, तो नोवा कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अगर 8वें की बात करें तो न्यूयॉर्क में। 8वां कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क।
कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। 7वां की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो 7वां जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 7वां हुआ था सूरीनाम में। कहाँ पर हुआ था? सूरीनाम। 7 से सूरीनाम, 7 से सूरीनाम। अगर मैं छठे की बात करूँ बेटा, तो त्रिनाद में। कहाँ पर? त्रिनाद। ठीक है भैया, किसे कह सकते हैं? त्रिनाद में। छठा जो होगा, छठा वो कहाँ पर लिख सकते हैं? त्रिनाद। ठीक है, त्रिनाद में। ठीक है, आर्य बात समझ में? नहीं। अगर इसके बाद में अगर आप इससे याद करना चाहोगे 5वां, तो 5वां जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टोक्यो में। 5वां जो हो जाएगा कहाँ जाएगा? टोक्यो में, संयुक्त रूप से। तो भाई इतने याद कर लो, इतने में यही पीछे के इतने पूछे जा सकते हैं आपको। देखिए छठा पूछ सकता है, 7वां, 8वां, 9वां, आपका 10वां, 11, 12वां, 13वां। पहला जो हुआ था नागपुर में हुआ था, पहला जो हुआ था नागपुर में हुआ था। ठीक है भैया, तो इस तरीके से सब चीज़ों को जो है कवर करके चलो। ठीक, छठा क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा वर्ण विव्रत मुखी है? तो विव्रत मुखी कौन से होते हैं? विव्रत मुखी होते हैं वह, विव्रत का मतलब होता है जो पूरी तरीके से मुंह बंद हो जाए जिनका। ठीक है, सॉरी विव्रत मुखी बोला है ना। अच्छा, विव्रत मुखी है, तो विव्रत मुखी जो होता है वो होता है, जैसे विव्रत मुखी जो होता है जो मुंह पूरा ओपन खुल जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा आ, तो ये विव्रत होगा। अब ओ की बात करें तो इसे हम कहते हैं संव्रत, इसे संव्रत कहेंगे। अब ए की और ओ की अगर हम बात करें तो ए जो होता है, ओ जो होते हैं वो होते हैं अर्ध संव्रत। ये दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत। तो ये अर्ध संव्रत होते हैं। और ये क्या होता है आपका? विव्रत, विव्रत, विव्रत। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए इससे आगे 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? पै भी ओष्ठीय है, फै भी ओष्ठीय है, बै भी, सै नहीं है। सै कौन सा होता है? दंतीय होता है, या वर्तस, या इसे हम क्या कह सकते हैं? वर्तस बोल सकते हैं, दंतीय या वर्तस बोल सकते हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन दिया गया है प्रै का। इस प्रै का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ये प्रै जब आपको आता है तो सीधी बात है, ये पै होता है हलंती और रै होता है पूरा। तो ये वाला होगा, देख लीजिए कहाँ पर है, पै हलंती रै, तो पहले वाला सही है, तो पहला वाला सही है। एक आपका आता है क्रय, तो क्रय में क्या होता है? कै हलंती रै पूरा। एक आपका आता है कृषि, तो क्या होता है? कै हलंती ऋषि महाराज पूरे, इस तरीके से। तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। विद्या वाला विद्यालय आता है तो इसमें क्या होता है? दै हलंती, यह पूरा होता है। ठीक है भैया, चलिए 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है कंबल विस्तार स्थान। ये बोला है कंबल, तो कै में बल ऐसे लिखा जाएगा। ये विस्तार, विस्तार, ठीक है, और ये आपका स्थान, स्थान। ये है कौन सी ध्वनि प्रयुक्त है? द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संप्रत ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। देखिए द्वित्व और युग्मक दोनों एक होती हैं। द्वित्व और युग्मक एक सी होती है, जैसे दिल्ली, दिल्ली, ये इसमें कौन सी ध्वनि है? आधा लय, आधा लय। तो कौन सी है ध्वनि? इसे हम द्वित्व भी कह सकते हैं, द्वित्व ध्वनि भी कह सकते हैं, या युग्मक भी कह सकते हैं। युग्मक जब अपने ही युग्म से मैच करती हो तो। ठीक है, संप्रत ध्वनि जो होती है ये होती है, जैसे मैं और वह, ठीक है, सै और तय, सै और थ। तो ये कौन सी ध्वनि होती हैं? संप्रत ध्वनि होती हैं। कैसे होती है? संप्रत ध्वनि होती हैं। तो आपका आंसर कौन सा बना? आपका आंसर बना सी ऑप्शन, संप्रत ध्वनि। संयुक्त ध्वनि जो होती है वो कैसे होती है? जैसे कै और सै से मिलकर कोई नया शब्द बनता है तो आपका बन जाता है छ, तो ये होती है संयुक्त ध्वनि। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें हैं आपको जो आपको कवर करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, बहुत अच्छे से कवर करनी है, बहुत प्यारे तरीके से कवर करनी है, बहुत बिंदास तरीके से कवर करनी है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है? स्वाधिकार। स्वाधिकार में सही संधि विच्छेद, सही संधि है यण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि। देखिए एक कंडीशन होती है, अगर हम इसे लिखेंगे स्व प्लस के अधिकार, स्व प्लस के अधिकार, तो यहाँ ए आ गया है और यहाँ पे भी ए आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? ए, और इन दोनों से मिलकर क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा आ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? स्व व
स्वाधिकार, स्वाधिकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वाधिकार। तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि यण संधि है, तो यण नहीं है, ये क्या है? दीर्घ संधि है भाई। यण अगर हम होगी तो ऐसा हो जाएगी फिर तो सु प्लस के अधिकार, और अधिकार कोई शब्द नहीं होता है, अधिकार नहीं होता, क्या होता है? अधिकार। तो इस वजह से यण नहीं है। ठीक है भैया, इस वजह से यण नहीं है, इस बात को समझ लो, इस वजह से यण नहीं है। ठीक है, अब बात समझ गए? तो कुछ बच्चे इसमें यही गलती करके आएंगे, वो सोचते ही ना कि आधा स्व है, वा का निर्माण हो जाए, या एकदम यण लगाएंगे, मगर यण नहीं लगानी है। आपको क्या लगानी है? दीर्घ लगानी, सोच समझ के काम करना है। समझ गए नहीं? सोच समझ कर। 11वां क्वेश्चन क्या है? तन्वी। तन्वी, तन्वी का सही तो क्या बनना है इसमें? वै का निर्माण हो रहा, वै का। तो वै का निर्माण जो होता है वो किससे होता? एक तो वै का, वी का, वी का निर्माण हो रहा है, तो किसका होगा? उ और ई से, उ और ई से होगा, तो क्या हो जाएगा? वी। तो क्या बन जाएगा? तनु प्लस के ई, तनु प्लस के ई, तो क्या बन जाएगा? तन्वी। और तनु प्लस के ई जो तन्वी बनेगा, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी बेटा यण संधि। ये क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, बागेश्वरी। बागेश्वरी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा लिखा होना चाहिए। हाँ, बागेश्वरी, ये कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था, बागेश्वरी। तो किसका निर्माण होगा? गै का। तो क्या बनेगा? बाघ प्लस के ईश्वरी, तो क्या बन जाएगा? बागेश्वरी। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा? ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट। 13वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है? राम अमेरिका से लौट आया, सिपाही को देख चोर भागने लगा। ठीक है, भव्य दूध पीकर सो गई। ठीक है, राजेश खा चुका, राजेश खा चुका। समझ गए? बताइए जल्दी, कौन सा हो जाएगा? मोस्ट है बिल्कुल, ऐसा मान के चलिए ये इतना मोस्ट है, इतना मोस्ट है ये कि बहुत मोस्ट है। ठीक है, एक मिनट में आपकी वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम मेहनत करते रहते हैं, और वीडियो जो है अपना नाम करती रहती है। ठीक है, अपना काम करती रहती है। तो आपको बताना है संयुक्त क्रिया नहीं है। ठीक है भैया, तो कौन से में संयुक्त क्रिया नहीं है बेटा? अगर हम बात करें तो कौन से में संयुक्त क्रिया नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन से में संयुक्त क्रिया नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भव्य दूध पीकर सो गई। ठीक है, भव्य तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर, तो आपका बन जाएगा ये, भव्य दूध पीकर सो गई। ठीक है, सी। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु का जोड़ा गलत है? लाश से लतियाना होता, सही बात है। हाथ से हथियाना होता है, शर्म से शर्माना होता है, अंग से अंकाना नहीं होता, तो ये वाला गलत है, अंग से अंकाना नहीं होता। ठीक है भैया, तो नाम धातु वो होती है जो संज्ञा से बनती है, यानी कि संज्ञा से इसका निर्माण होता है, संज्ञा से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, कुछ याद रखो इनको, थोड़ा थोड़ा इसमें समझा के चल रहे हैं जिससे कि आपको काम बढ़िया हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये याद आपको रखना है, कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? मोस्ट है भैया, तो मोस्ट है। इसमें क्या है पूर्वकालिक का? सुनैना नहाकर स्कूल गई, अध्यापक बिमला को किताब से पढ़ाता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर राजा कनाडा से लौट आया। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? सुनैना नहाकर, पहला नहा ली है, ठीक है, और फिर सो गई है, स्कूल गई है, सॉरी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, कैसी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। 16वां क्वेश्चन है,
16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ये क्वेश्चन नंबर 16 था। सुगंधा गाना गा रही है, ठीक है, सकर्मक बोला है। सुकांत बैठा है, बिल्ली सोती है, साहिल ने पिया। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? साहिल ने पिया। तो क्या है इसमें? जल्दी इंपॉर्टेंट है भैया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि सुगंधा गाना गा रही थी, सुकांत बैठा था, ठीक है, सुकांत बैठा था, बिल्ली सोती है, ठीक है, बिल्ली सोती है, यह आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा यहाँ से साहिल ने पिया, साहिल ने पिया। अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है भैया, जल्दी। सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पर जो होती हैं, कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पर एक तो होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। यानी कि जिसका फल कर्म पर पड़ता है तो वो होती है सकर्मक, जिसका फल क्रिया का कर्ता पड़ता है। तो बैठने का फल जो है वो किस पर पड़ता होगा? बैठने का फल जो है किस पर पड़ता होगा? जल्दी बता देंगे इसको, जल्दी फुर्ती के साथ बताएंगे भैया, इतना तो हो ही जाएगा। बताइए, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए क्या सा जवाब मिल जाता है, किस चीज़ से मिलता है जवाब? इसमें क्या सा जवाब मिलता है, किससे मिलता है? क्या से। अगर आपको क्या सा जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा? बैठा है, सोती है, पीता है। तो क्या सुगंधा गाना गा रही है, ठीक है। तो क्या गा रही है? गाना, ठीक है भैया, क्या गा रही है? गाना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए पार्ट। 17वां क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है इसमें भी। देखिए, चीकू पी लिया, दादाजी पढ़ रहे हैं, शेखर ने मोहन को पुस्तक दी, राधा नाच रही है। तो ये तीनों जो हैं ये किसके हैं? सकर्मक के, ठीक है। और ये जो है किसकी है? अकर्मक। तो इसमें बताना था भिन्न, तो कौन सा आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी पार्ट। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यह है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको कौन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुपंडूक, अल्पज्ञ, अकिंचन, मथर। तो उसे कहते हैं अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। 19वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 19वां, ठीक है। 19वां क्वेश्चन बढ़िया है। क्या है? अवैध शब्द का एक वाक्य है, ऐसा काम करना जिससे कोई कानून टूटता हो, जो कानून के अनुसार मान्य है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। तो यही वाला आपका हो जाएगा, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, विधि के भी और कानून के भी, तो क्या हो? इनके विरुद्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवैध कार्य। कहते नहीं आप ये अवैध कार्य ना करें, ठीक है भैया। 20वां प्रश्न जो है वो 20वां बहुत अच्छा प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? अवैध्य, श्रमजीवी, दुष्कर, दुर्गम। तो दुर्गम तो वो होता है जहाँ जाना कठिनाई हो, तो क्या हो जाता है? दुष्कर हो जाता है। तो आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? दुष्कर। यानी कि आपका सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, चीज़ों को सीखते रहो। जितना सीखोगे इतना अच्छा है, जितना चीज़ों को सीखोगे इतना बेहतर है, इतना ही अच्छा है बेटा, आपके लिए भी और सभी बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ कि लंबी क्लास हो जाती है 30 क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है, तो बड़ा बेकार सा लगता है जी। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? तो क्या होता है? पूर्वाहन, अपराहन, मध्याहन, धोबिन। तो क्या होता है? अपराहन। क्या होता है? अपराहन होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? अपराहन होता है। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आता भी है। ऐसी चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो हैं वो टकरा जाएंगी, और टकरानी भी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको जो है इनके बारे में पता होना चाहिए भैया, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपको इनके बारे में पता नहीं होगा, एग्ज़ाम में सीधा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप,
फिर तो बस यही करोगे कि हवन करेंगे हवन करेंगे, यही वाला गाना गाओगे, फिर तो हवन करेंगे कुछ इस तरीके से कहोगे, ठीक है। मगर फिर भी चीज़ों को जितना भी याद रखोगे सही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, देखिए जब कोई दिक्कत होती है परेशानी होती है ना, तो आप कमेंट्स क्या करो, कमेंट्स में थोड़ा अच्छा लगता है, जब तुम कमेंट्स करोगे तो अभी तो रीच बढ़ेगी, ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। क्या है 22वां क्वेश्चन है, क्या है भाई 22वां क्वेश्चन? जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त में है, ठीक है। द्विज, ये 2 बार जन्मा होता, 2 बार जो जन्मा हो, ठीक है। उद्भुज स्वयंभू, ठीक है। भूधर, तो कौन सा होता है? उद्भिज होता है। कौन सा होता है? उद्भिज, ठीक है भैया, कौन सा होता है? उद्भिज। 23वां क्वेश्चन है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। बताओ बेटा कितने प्रकार के होते हैं पत्र लेखन, कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र लेखन के प्रकार होते हैं बेटा 2। एक तो होता औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक, ठीक है। एक होता औपचारिक, एक होता अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी ऐसे जो होते हैं। अनौपचारिक निमंत्रण वाले पत्र होते हैं, निमंत्रण, शादी ब्याह, यानी कि जो अपने निजी संबंधियों को भेजे जाते हैं वो होते हैं अनौपचारिक। और जो आप सरकारी या जिनसे आपका संबंध नहीं होता वो कौन से होते हैं? अनौपचारिक। जैसे मान के चलिए आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप अच्छे खासे ठन बन के जाओगे, टाई वाई लगा के ये वे पैंट शर्ट ठीक करके जाओगे, तो वहाँ औपचारिक दिखा रहे हो, तुम औपचारिकता दिखा रहे हो। क्या ऐसे हो? नहीं हो ना, क्योंकि उस जगह तुम्हारा संबंध नहीं है, उनसे किसी कोई संबंध नहीं है। और जब घर आओगे तो बस्ता अलग पड़ा है, बैग अलग पड़ा है, रफ अलग पड़ी है, घर में चप्पल अलग पड़े हैं, तो वहाँ क्या आ गए तुम? अनौपचारिक। तो जहाँ पर हमारे निजी संबंध होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, वो हमारे होते हैं अनौपचारिकता, ठीक है। और जहाँ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता वो क्या होता है? आपका औपचारिकता। तो ऐसे समझ लेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्रों की श्रेणी में नहीं आता? सरकारी पत्र आता है, निमंत्रण पत्र नहीं आता, ये तो अनौपचारिक में आता है, अनौपचारिक में आता, और सरकारी भी गैर सरकारी भी। तो ये वाला जो आता है ये आपका सही है। 25वां बढ़िया क्वेश्चन है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, स्मरण, रिपोर्ट। ये तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग सब इसको जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना पता है इसका, ठीक है। कलम का सिपाही आपको पता होगा, खूब सुनी होगी ये, ठीक है, आप लोग खूब सुनी होगी। तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ पर है आपका मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलूकदास, कबीरदास, ठीक है। सूरदास, रैदास, कबीरदास, ठीक है, मलूकदास, ठीक है। जल्दी बताइए। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु जो थे वो थे आपके सूरदास, ठीक है। क्या थे? सूरदास से उन्होंने शिक्षा ली थी, और कुछ समय तक जो है उन्होंने किससे यहाँ पर किससे ली थी? मलूकदास से भी ली थी। तो अब ये दोनों आ चुके हैं, मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, मगर फिर भी अगर प्राथमिकता देंगे तो किसे देंगे? सूरदास को देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है? आगे है कलाधर उपनाम से रचना करने वाला का नाम होता है। कलाधार उपनाम से रचना करने वाले का नाम होता है। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जल्दी बताओ क्या है? कलाधार से रचना करने वाला के नाम से रचना करने वाला, कलाधार से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। कलाधार से नाम से जो रचना करता है
वो कौन करता है? जल्दी ईमानदारी से क्वेश्चन करना है, कलाधार के नाम से जो करता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा मान के चलिए आपको एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, कलाधार के नाम से कौन रचना करता था? ठीक है भाई, जल्दी बताओ तो जल्दी इसको। ठीक है भाई, कलाधार, पहले देखो कलाधार का मतलब क्या है। कलाधार का मतलब क्या है? ठीक है, तो कलाधार का यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, यानी कला मतलब कलाधर, तो कला प्लस के धर, उपनाम से धर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बन जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे लगाएंगे सुमित्रा नंदन पंत के, लगा के आएंगे। आगे 28वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। मंगल करिणी कलिमल हरिणी तुलसी कथा रघुवर की। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में छंद है, तो देखिए यहाँ पर 2 1 1 1 1 1, ठीक, 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पर 1 1 1, तो कितनी हो गई? 4 और 3 7 और 4 11 11 और 3 आपके कितनी हो चुकी हैं? आपकी हो चुकी है यहाँ से, अच्छा एक मिनट, अच्छा कोमा यहाँ लग रहा है। ठीक, एक बार देखते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 4 5 6 7 7, ठीक है, और फिर यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो रोला में तो होती नहीं, हरि गीतिका में भी नहीं होती। ठीक है, और आपकी मालिनी वर्ण देखते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, तो ये हो गए वर्ण, 13 वर्ण तो ये हो गए। ठीक है, 13, फिर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? ये रोला हो गया। क्या हो गया आपका? रोला हो गया। ठीक है भैया, क्या हो गया? रोला, क्योंकि ये वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। आगे देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश के। इसे समझ लीजिए, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 1 2 2 1 1 2 1 2, तो 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 2 13 13, तो ये हो चुके हैं। यहाँ पर 1 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो नहीं होंगे, 16 होंगे फिर, तो क्या होंगे? 16। तो 16 और 16 कितने हो गए आपके? 16 और 16 मतलब क्या हो गया? आगे अब चौपाई हो गया। क्या हो जाएगा आपका? चौपाई हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा? चौपाई। ठीक है, जैसे यहाँ गिन लो, 1 2 1 2 1, तो कितने हो गए? 1 2 3 और 3 6 7 7, और आपका क्या हो जाएगा? 7 और 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा खेल हुआ है, यहाँ पर थोड़ा खेल हुआ है। ऐसे लिखा जाएगा, ये करते अभिषेक पयोध हैं, ठीक है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि, मातृभूमि तो सत्य ही सगुण। तो यहाँ देख लो पहले चेक करके, एक में एक आपका 1 और ये 2 हो गए, तो 4 तो ये हो चुके हैं,
5 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 2 आपका 15, 15 तो किसी में होते ही नहीं है, 15 तो किसी में होते ही नहीं भाई, 15 तो किसी में होते ही नहीं है। 15, चलो एक बार और चेक कर ले, 15, फिर बलिहारी, बलिहारी यहाँ पे विराम है, तो 15 16 और 1 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 है, तो फिर क्या होगा, उल्लाला हो गया, तो क्या हो गया फिर, उल्लाला हो गया। ठीक है, चौपाई नहीं होगी, क्या होगा, उल्लाला होगा। ठीक है, 28 हो गए। तो 15 और 13 पर होता है, क्या होता है, 15 और 13 पर क्या होता है, उल्लाला होता है, तो फिर क्या बन गया, उल्लाला। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। 1 1 1 1, 4 तो ही हो गई, 4 2 6, 6 और 1 6 और 1 7, 8 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 2 16, 16 किस में होती हैं, चौपाई में होती हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है आपने सब चीज़ों को जो है सीख लिया है। ये था प्रैक्टिस सेट, इसको ईजी तरीके से आपने कर लिया है। इसमें सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर एग्जाम में हमने देखने को मतलब देखे थे हमने, और उसी का जो है एक प्रैक्टिस सेट बनवाया था। ठीक है, और उसी को जो है आपको सोल्व किया है। ठीक है, चलिए, अगर आपको हिंदी सेशन में मज़ा आया हो तो सेशन को कर देंगे शेयर और कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।